हेलो एवरीवन। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक उद्भव से कक्षा 6 पार्ट 5 गिल्लू कहानी का अध्ययन करेंगे। इसकी रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। इस कहानी को शुरू करने से पहले इसके जीवन मूल्य के बारे में जान लेते हैं। जब हम किसी पशु पक्षी को अपने घर में पालते हैं तो वह हमारे पारिवारिक सदस्य की तरह हो जाता है। हमारा उससे बहुत अधिक लगाव और प्रेम हो जाता है। उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति हमें प्रभावित करती है। इस कहानी में लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी पालतू गिलहरी गिल्लू संबंधित स्मृतियों का उल्लेख किया है। लेखिका अतीत की यादों में झांक कर देखती है तो उसे छोटी सी गिलहरी यानी कि गिल्लू का स्मरण होता है। इस कहानी को शुरू करते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरी तीमा में छिपकर बैठता था। यहाँ पे अनायास का अर्थ होता है अचानक और हरी तीमा का अर्थ है हरियाली। फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। ये महादेवी वर्मा जी जो इस कहानी की लेखिका हैं, वो सोच रही हैं किसके बारे में? एक छोटे से जीव गिलहरी के बारे में। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। यहाँ पे सोन जूही एक छोटा सा फूल है और स्वर्णिम मतलब सुनहरी कली। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुवल जैसा खेल खेल रहे थे। यहाँ पर छुआ छुअल का मतलब होता है चुपके से छूकर छिप जाना। जो कि क्या कर रहे थे? 2 जो कौवे थे वो आपस में खेल खेल रहे थे। यह काक भूषणी भी विचित्र पक्षी है। यहाँ पे काक भूषणी का आशय है कौवा। एक साथ समादरित और अनादरित, अति सम्मानित और अति अपमानित होता है। यहाँ पर समादरित का मतलब होता है विशेष आदर और अनादर का मतलब होता है तिरस्कृत। सम्मानित सम्मान करना और अपमानित अपमान करना। मतलब विचित्र पक्षी के बारे में लेखिका सोच रही है कि जो कौवा है उसके कई पहलू हैं। जैसे कि हमारे विचार में पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में। मयूर का अर्थ होता है मोर। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। यहाँ पे काक का आशय कौवे से है और अवतीर्ण मतलब अवतार लेना। तो मतलब उनको कौवे के रूप में अवतार लेना पड़ता है। और इन्हें कब पूजा जाता है? पितृपक्ष में। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इन्हें कर स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी तरफ क्या होता है? जब कौवा अपनी कर्कश वाणी से, कर्कश क्या होता है? जो कि कानों को न भाने वाली, कानों को चुभने वाली कटु वाणी से जब वो काव काव करता है तो क्या होता है? हमारे दूर के जो रिश्तेदार होते हैं उनके आने का संकेत होता है, ऐसा हम सोचते हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अवमानना का अर्थ होता है तिरस्कार करना। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। लेखिका क्या बोलती है कि जब वो काक पुराण मतलब कि जब कौवे के बारे में सोच रही है, उसका जो भी मन ही मन कल्पना कर रही है, उसके अचानक क्या हो गई? बाधा आ गई। क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर लेखिका की दृष्टि पड़ गई। निकट जाकर जब उन्होंने देखा कि गिलहरी का छोटा सा बच्चा जो घोंसले से गिर पड़ा है और अब वो कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। जब गिलहरी का बच्चा घोंसले से नीचे गिरता है तो जो कौवे आसपास खेल रहे थे, मंडरा रहे थे, वो उस जीव के ऊपर
क्या करने लग गए? चोंच मारकर अपना आहार ढूंढने लगे। यहाँ पे सुलभ से आशय होता है आसान। एक बार हम इसके शब्द भंडार में से इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। छुआ, छुवन, चुपके से छूकर छिप जाना। काकभूषणी का अर्थ होता है कौवा। समादृत मतलब विशेष आदर करना। अनादृत, तिरस्कृत। मयूर का मतलब होता है मोर, और काक का मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कौवा। अवतीर्ण मतलब अवतार लेना। दूरस्थ, दूर के। कर्कश, कटु, कानों को न भाने वाला स्वर। अवमानना मतलब तिरस्कार। सुलभ मतलब आसान। काकद्रव्य की चोंच के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, क्योंकि वो एक छोटा सा जीव था। और काकद्रव्य का यहाँ पे जो अर्थ है वो है 2 कौवे। जब वो चोंच मार रहे थे तो मतलब उसको घायल करने में बहुत आसान था, क्योंकि वो छोटा सा जीव था। अतः वह निश्चेत सा गमले में चिपट पड़ा था। यहाँ पे निश्चेष्ट का मतलब होता है बेहोश होना। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन ही मन उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। कौन ले आई? लेखिका। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगा दिया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह पर लगाई, पर मुंह न खुल सका। किसका? गिलहरी के बच्चे का। और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई, मतलब गिर गई। कई घंटे के उपचार के बाद क्या होता है, उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। और तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में, मतलब 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोहे, यहाँ पे स्निग्ध का आशय है कोमल, कोमल रोहे और झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित करना मतलब आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या थी? क्योंकि वह एक जीव था और उसको हमने नाम दे दिया गिल्लू, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस प्रकार लेखिका ने उसे गिल्लू नाम दिया और वह उसे सब लोग क्या कहकर पुकारने लग गए? गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। ये लेखिका बोल रही है। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, जो 2 वर्ष थे, क्योंकि गिलहरी की आयु 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, तो गिल्लू वहीं पर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता था और अपनी कांच की मनकों जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता था और समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती थी तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसमें इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहा जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु घात, मतलब जो कि सारा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप, मतलब मेरे द्वारा जो कार्य होता था, उसे देखा करता था। भूख लगने पर वो चिक चिक करके मानो सूचना देता था और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आ गया। नीम, चमेली की गंध, मतलब खुशबू, मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी, न जाने क्या कहने लगी।
गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि मुझे इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मुझे बाहर जाना पड़ता था और कमरा बंद रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार के भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मतलब कि रोजाना ऐसा होने लगा कि जब लेखिका बाहर जाती थी तो गिल्लू भी अपने मित्रों के साथ खेलने बाहर चला जाता था, और जब वो वापस लौटती थी तो गिल्लू भी अपने घर के अंदर वापस आ जाता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना उछलता कूदता रहता था। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी और उनका मुझे लगाव भी कम नहीं था, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई थी। लेखिका के घर में बहुत सारे जीव जानवर रहते थे, जो लेखिका भी उनसे स्नेह करती थी और वो भी करते थे, लेकिन किसी का साहस नहीं होता था कि वो लेखिका के साथ बैठकर खाना खा सके। गिल्लू इनमें अपवाद था। मतलब गिल्लू क्या था? इसका अपवाद का मतलब होता है इन नियमों के विपरीत, यानी कि उल्टा था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बिठाना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था, मतलब कि भोजन था, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या लेना बंद कर देता था और झूले से नीचे फेंक देता था। मतलब गिल्लू को काजू बहुत पसंद थे। अगर कोई उसे कुछ और चीज देता था तो वो उसे अपने झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। जब क्या हुआ, लेखिका की एक मोटर दुर्घटना में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी दुर्घटना हो गई, तो वो क्या हो गई, उसे कुछ दिन के लिए अस्पताल में डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। उन दिनों जब कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने झूले में बैठ जाता। जब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे यह पता चलता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य पदार्थ कितना कम खाता था। मतलब वो भोजन बहुत कम करने लगा था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। यहाँ पे परिचारिका का मतलब होता है सेविका। मतलब उसने गिल्लू को सेविका का रूप दे दिया, क्योंकि गिल्लू उसकी सेवा कर रहा था। जब वो अपने तकिए पे आराम कर रही थी, वो जब अस्पताल से वापस लौटी और वो जब आराम करती थी तो वो क्या करता था, उसके तकिए के सराहने बैठकर उसको क्या करता था, अपने पंजे से सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था, जिससे उसको बहुत आराम मिलता था। इसलिए उसने परिचारिका गिल्लू को एक सेविका की उपाधि दी। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती थी तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक नया उपाय खोज निकाला। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था और इस प्रकार समीप भी मतलब पास में रहता था और उसे ठंडक भी मिलती रहती थी। गिलहरियों की जीवन की अवधि कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया। दिन भर उसने कुछ ना खाया, ना बाहर गया,
रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। यातना मतलब कष्ट। और ठंडे पंजों से मेरी वह उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उससे ने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया, उसे उष्णता दी, मतलब गर्मी दी, क्योंकि वो ठंडा हो रहा था। उसके मतलब मृत्यु का जो समय था निकट आ रहा था। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन के जागने के लिए हमेशा के लिए सो गया। उसका जूला उतारकर लेखिका ने रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक-चिक करती रहती और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता था। सोन जूही की लता के नीचे लेखिका ने गिल्लू की समाधि बना दी, इसलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। जब भी वह लता को देखती थी तो उसे गिल्लू नजर आता था। इसलिए भी उस लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। यहाँ पे पिताब का अर्थ होता है पीले रंग का, मतलब पीले रंग का छोटा फूल जब उस लता में खिलता था तो मानो ऐसा लगता था कि गिल्लू वापस लौटकर आ गया है। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी। आप इस कहानी का अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।